जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें मुस्लिम लीग के उदय के विषय में पढ़ना है। इसके पहले 7 चैप्टर्स हमने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है क्लासेस चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जा रहा है। आपके नेक्स्ट चैप्टर तुरंत कंटिन्यू लिए जा रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। इसके बाद कौन सा विषय स्टार्ट किया जाए आप कमेंट में बता दीजिए, जिससे अभी से हम उसका जो है पीडीएफ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, जिससे ये सिलेबस ख़त्म हो जाए तो हमारा नोट्स तैयार रहे और उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर दें। क्योंकि नोट्स पहले से बना रहता है, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज बस क्लासेस लेने रहें, जिससे लगातार क्लासेस आ सकें। तो चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग के उदय के विषय में। इसके पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहली बात, हमारा सिलेबस का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 1857 की क्रांति को पहला राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमारा राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, गांधी जी के और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार हमारे सिलेबस में है, उसको हमने राष्ट्रवाद के लिए उनके क्या विचार हैं हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 1885 में हमारा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना होती है एओ ह्यूम के द्वारा। उसके बाद हमने फिर उदारवादियों का चरण पढ़ा 1885 से 1905। फिर 1905 से हमने 1919 तक आपको बताया कि उग्रवादी का चरण था। फिर बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में। उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन आया। स्वदेशी आंदोलन के पश्चात हमने सूरत में जो कांग्रेस विभाजन हुआ 1907 में सूरत के अधिवेशन में, वह भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के उदय के विषय में। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको फिर से हम एक बार 1885 से स्टार्ट करते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस की शुरुआत हुई, स्थापना हुई, वहीं से मुस्लिम लीग का उदय का एक प्रकार से कैसे कैसे क्या कारण बनते गए और किन लोगों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और उसका विकास कैसे हुआ, आगे चलकर उसका क्या रूप रहा, इसको हम अच्छे से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। सभी चैप्टर्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। नोट्स के लिए तो आपको बताया गया है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग के उदय के विषय में। पृष्ठभूमि हम सबसे पहले तैयार करते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई, ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व एक प्रकार से किया। कांग्रेस की नीतियां अधिकतर शिक्षित मध्यम वर्गीय हिंदुओं के हाथ में ही थी। जब कांग्रेस बनी उस समय जो है शिक्षित लोग जो थे, हिंदू लोग जो थे, उन्हीं के हाथ में उसका नेतृत्व करने का एक प्रकार से कारभार था। कांग्रेस की मांगें जो हैं शुरू में मध्यम थी, सरकारी नौकरियों में अवसर, प्रशासनिक सुधार, ये सभी थे। लेकिन समय के साथ उसकी नीतियों में उग्रता एक प्रकार से आने लगी। फिर उसके बाद इससे क्या हुआ कि इससे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को लगा कि उनके हितों की उपेक्षा हो रही है। वह सोचने लगे कि हमारे हितों की उपेक्षा हो रही है। उनके मन में धीरे धीरे जो है विचार आने लगे। मुसलमानों में अलग राजनीतिक चेतना। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों पर अधिक कठोरता दिखाई। मुसलमानों की पिछड़ी स्थिति को सुधारने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा अपनाने और अंग्रेजों के सहयोग की सलाह दी, लेकिन साथ ही उन्होंने मुसलमानों को हिंदू बहुसंख्यक राजनीति से सतर्क रहने को भी कहा। जो सर सैयद अहमद हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे यह विचार लोगों के मन में आने लगा। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की जगह अलग राजनीतिक पहचान की एक प्रकार से वकालत की। वहाँ से उनके मन में क्या आने लगा कि सभी जो नेतृत्व करता है वह सभी हिंदू ही हैं और विभिन्न मांगें अपनी रख रहे हैं। मुस्लिम में भी कोई एक प्रकार से नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, मुस्लिमों को भी राजनीति में प्रतिभाग लेना चाहिए। ऐसा जो है मुस्लिमों के मन में विचार आने लगा। उनको लग रहा था कि जो है ये बस और बस हिंदुओं का एक प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, हिंदुओं का विकास कर रहे हैं, हिंदुओं की शिक्षा की मांगें कर रहे हैं, परंतु वह राष्ट्रवादी एक प्रकार से राष्ट्र के लिए हर एक आंदोलन वहाँ पर किए जा रहे थे। कांग्रेस और मुसलमानों में एक प्रकार से मतभेद हो जाता है। कांग्रेस की प्रारंभिक नीतियाँ जो हैं
अंग्रेजों के प्रति उदार थी, लेकिन बाद में कांग्रेस नेताओं ने स्वराज, बहिष्कार और आंदोलन की राह पकड़ी। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इन आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी स्थिति खराब होगी। क्या उनका मानना था कि जैसे कि बहिष्कार हो रहा है, स्वराज की मांग की जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन किए जा रहे हैं, तो उसमें मुसलमानों ने नहीं भाग लिया, क्योंकि वह देख रहे थे कि जो लोग इस आंदोलनों में भाग ले रहे थे उनके खिलाफ अंग्रेज एक प्रकार से क्रूरता से पेश आ रहे थे या उनके विरुद्ध कोई ना कोई कार्य कर रहे थे, और वह इसमें भाग इसीलिए नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि हमारी स्थिति इससे खराब हो जाएगी, हमको जो है विभिन्न कठिनाइयों का सामना जो है अंग्रेजों द्वारा करना पड़ेगा। हिंदी उर्दू विवाद ने हिंदू और मुस्लिम के बीच सांस्कृतिक दूरी को और भी गहरा कर दिया। अर्थात जो हिंदी भाषा और उर्दू भाषा है उसके बीच में विवाद हुआ कि जो है हिंदी को अधिक मान्यता दी जाए, उर्दू को अधिक मान्यता दी जाए। तो इस विवाद ने भी हिंदू और मुसलमान के बीच में सांस्कृतिक दूरियों को एक प्रकार से गहरा कर दिया। मुस्लिम लीग की अब स्थापना कब होती है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इसे जो है कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति बताया और इसका विरोध किया। एक प्रकार से 1905 में कांग्रेस विभाजन इसीलिए किया ही गया था, कांग्रेस विभाजन नहीं, एक प्रकार से बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसीलिए किया गया था कि हमने आपको पढ़ाया था कि एक पूर्वी बंगाल बना दिया गया, एक पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कर दिया गया और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल को बना दिया गया। दोनों में फूट डालने की एक प्रकार से नीति जो है बंगाल विभाजन की थी। वह उन्होंने कारण तो ऐसा बता दिया था कि बंगाल विभाजन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें प्रशासनिक कार्य जो है इतने बड़े क्षेत्र में अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए विभाजित किया जा रहा है। परंतु उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह सभी आपको बंगाल विभाजन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया है। तो वहीं से फूट डालो और राज करो की नीति वह अपनाते हैं, और जब वह अलग अलग कर देते हैं तो पूर्वी बंगाल जो रहता है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहते हैं, तो वहाँ पर उनको जो है नेतृत्व करने का जो है मौका मिल जाता है। वह देखते हैं कि हमको विभिन्न लाभ मिल रहे हैं, पूर्वी बंगाल के जो हम नेतृत्व कर रहे हैं उससे हमें विभिन्न मुस्लिमों को लाभ हो रहे हैं, तो वहाँ से और उनके मन में यह चेष्टा आ जाती है कि मुस्लिमों को अधिक अलग से जो है मिलना चाहिए अधिकार। दूसरी ओर बंगाल विभाजन से मुसलमानों को फ़ायदा एक प्रकार से दिखा। पूर्वी बंगाल में जो उनकी बहुसंख्या थी उन्हें प्रशासनिक लाभ मिल रहा था। वही हमने आपको बताया कि जब वह बंगाल विभाजन हुआ तो उन्हें लाभ देखने को मिला। फिर इस कारण जो है मुसलमानों का झुकाव जो है कांग्रेस से कम हो गया और वह धीरे धीरे अंग्रेज़ों का साथ शुरुआत में 1905 से देने लगे थे। 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह आगा खां, मोहसिन उल मुल्क और अन्य नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो स्थापना की तिथि थी 30 दिसंबर 1906। स्थापना का स्थान क्या था? ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, और अध्यक्षता इसकी किसने की थी? आगा खां ने की हुई थी। हमने आपको शुरुआत से बताया कि मुस्लिम लीग बनने की एक प्रकार से मुस्लिमों का हिंदुओं से अलग होने की चेष्टा कैसे कैसे मन में आई और कैसे जाकर फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब हम आगे के विकास को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का जो उदय हुआ वह मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के राजनीतिक संदर्भ में हुआ था। पहला क्या कारण था? धार्मिक भेदभाव। मुस्लिम लीग का जो है गठन मुस्लिम समुदाय के हित में हुआ था और उन्हें हिंदू बहुलियत से अलग करने की एक प्रकार से कोशिश की गई थी। दूसरा क्या कारण था? आर्थिक और सामाजिक मुद्दे। लीग ने मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उठाए, जिससे उनका स्वतंत्र रूप से एक प्रकार से प्रतिष्ठान प्राप्त हुआ। और तीसरा कारण था ब्रिटिश नीति और विभाजन। ब्रिटिश राज की विभाजनकारी नीतियों ने मुस्लिम लीग को स्थानीय सत्रों में बढ़ावा देने में सहारा प्रदान किया ताकि उनकी मुद्रा को बढ़ावा एक प्रकार से मिल सके। आपको पढ़ाया गया है 1905 में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बंगाल में फैल रही थी, तो उसको राष्ट्रवादी विचारा को समाप्त करने के लिए ही, आपस में लड़ाने के लिए ही जो है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया हुआ था, जिसमें वह जो है काफ़ी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि वहाँ से
हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम ने एक प्रकार से अलग अपनी राजनीति स्थिति बनानी शुरू कर दी थी। 1940 के लाहौर घोषणा, 1940 की जो लाहौर घोषणा हुई थी, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में अपनी मांग के रूप में पाकिस्तान की मांग की और जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन का पथ एक प्रकार से दर्शित किया। इन कारणों से मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई और ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया में वह हस्तक्षेप उन्होंने किया। मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या क्या रहे? कुल मिलाकर उनके 3 उद्देश्य थे। सबसे पहला, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना, मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना। एक प्रकार से अंग्रेज को जब पता चल गया कि हम इनको थोड़ा थोड़ा लाभ देंगे तो यह हमारे प्रति जो है निष्ठा बनाए रहेंगे और यह जो है राष्ट्रवादी आंदोलनों में प्रतिभाग नहीं करेंगे। आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा कि जो संविधान सभा गठित की जाती है उसमें भी मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। अर्थात जितने भी जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए आगे चलकर यह अलग अपना जो है लीग लेकर चलने लगते हैं। राष्ट्र के विचार को वह त्याग देते हैं, वह 2 राष्ट्र बनाने की मांग करने लगते हैं, अर्थात हिंदुओं का अलग और मुस्लिमों का अलग, और वह मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करने में लग जाते हैं। तो ये उनके उद्देश्य थे। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक भूमिका क्या रही। मुस्लिम लीग ने शुरुआत में जब वह बने तो सरकार के प्रति वफादारी दिखाई और अंग्रेजों से अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। एक प्रकार से जब कोई किसी की चाटुकारिता करने लगता है या फिर उसके प्रति वफादारी दिखाने लगता है तो वह उससे उम्मीद करता है कि हमारी बातों को वह माने, तो वह वफादारी अंग्रेजों के प्रति जो है मुस्लिम लीग दिखाने लगती है। राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेने से इनकार करने लगती है, वह विरोध करने लगती है विभिन्न आंदोलनों का और अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाने लगती है और वहाँ पर उसने अलग निर्वाचन मंडल की एक प्रकार से मांग भी कर दी। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के अंतर्गत मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई। इसने मुस्लिम लीग की राजनीतिक हैसियत को मजबूत कर दिया, क्योंकि अलग निर्वाचन मंडल उनको जब मिल गया तो वह राजनीति क्षेत्र में वह एक प्रकार से मजबूत हो गए। आगे का विकास क्या हुआ? आपको पता होगा कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 तक। तो उसमें जो है अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसी बीच 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, लखनऊ समझौता, जो कि आपको आगे चैप्टर के माध्यम से समझाया जाएगा। लखनऊ पैक्ट एक चैप्टर हम आपके लिए लाएंगे, जिसमें लखनऊ समझौता में क्या क्या हुआ, कैसे समझौता हुआ, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से संवैधानिक सुधारों की मांग की, लेकिन बाद में विशेषकर 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थियरी को आगे बढ़ाया और अंततः 1940 के लाहौर प्रस्ताव में अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग एक प्रकार से उसने रखी। मुस्लिम लीग के उदय के परिणाम क्या रहे? अर्थात जब मुस्लिम लीग बन गई वह अपने मुस्लिमों के लिए अलग से हर एक डिमांड करने लगी, अंग्रेज़ों के साथ वफादारी दिखाने लगी। तो ये सभी चीज़ें जब हुई तो उसका परिणाम आखिर क्या रहा? पाकिस्तान का गठन हो गया। मुस्लिम लीग की लाहौर घोषणा ने 1947 में भारत के विभाजन का मार्ग दिखाया और पाकिस्तान का गठन हुआ, जिसमें पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुस्लिम बहुलियत का एक प्रकार से नया राष्ट्र बन गया। तो पाकिस्तान की स्थापना हो गई इसी के कारण। अर्थात जैसे मुस्लिम लीग शुरू में बनी ही ना होती, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हुआ ही नहीं होता, फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने लगाई ही नहीं होती, तो आज जो है भारत और पाकिस्तान दोनों एक होते और कितना बड़ा यह क्षेत्र होता। तो आप अभी जो हो रहा है विभिन्न आपको जो है खर्च सेना पर करना पड़ रहा है, पाकिस्तान से बचाव के लिए आए दिन हमले हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए जो खर्च करना हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें ना होती तो आपस में मिलकर कितना ज़्यादा वह विकास कर सकते थे। एक प्रकार से जब यहाँ से गए ब्रिटिश तो उन्होंने जब विभाजन कर दिया उनका ही लाभ रहा। अब भी आप वर्तमान समय में देखेंगे तो पाकिस्तान को जो है विभिन्न जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं जो भी कहे जाएं वह जो है वहीं से खरीदते हैं पाकिस्तान वाले, तो उनका अब भी वही लाभ हो रहा है। आपस में लड़ा दिए हैं, जाते जाते ही माउंटबेटन की जो नीति थी वह उसमें सफल रहा था। दूसरा क्या परिणाम निकला? हिंदू मुस्लिम विभाजन। मुस्लिम लीग के समर्थन से हिंदू मुस्लिम विभाजन की बड़ी रंगत ने
भारतीय सब को आधिकारिक रूप से भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विभाजित किया। मुस्लिम समुदाय की सियासी पहचान। मुस्लिम लीग के उदय से मुस्लिम समुदाय को अपनी सियासी पहचान मिली, जिसने उन्हें स्वतंत्र भारत के बाद भी विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का एक प्रकार से अवसर दिया। हिंदू मुस्लिम तात्कालिक तनाव। विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम तात्कालिक तनाव बढ़े, जिसने भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर एक प्रकार से असमंजस उत्पन्न कर दिया। इन परिणामों के साथ ही मुस्लिम लीग ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विवादास्पद चरण का आरंभ कर दिया। अर्थात भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वह वही विभाजन होकर समाप्त हो गया होता तो बड़ी अच्छी बात रहती, तब भी आप मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? अब भी भारत और पाकिस्तान में विवाद है। आए दिन विभिन्न हमले होते रहते हैं। आतंकवादी वह हमले करवाते रहता है, यहाँ के लोगों की जान जाती है, यहाँ की आर्थिक स्थिति को वह ठेस पहुंचाना चाहते हैं। जो भी होता है, युद्ध होता है, तो वह विवाद एक प्रकार से जो शुरू हुआ वह अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। निष्कर्ष क्या निकला? मुस्लिम लीग का उदय जो है मुख्यतः मुसलमानों की राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक चिंताओं के कारण हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा एक प्रकार से मुख्य भूमिका किसकी रही? सर सैयद अहमद खान की विचारधारा का। कांग्रेस और मुसलमानों के बीच जो अविश्वास रहा उसका, बंगाल विभाजन और उर्दू हिंदी विवाद का, अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति, इन सभी कारणों ने, इन सभी मुख्य तथ्यों ने जो है मुस्लिम लीग का उदय किया और भारत और पाकिस्तान आज उसी के कारण अलग, एक प्रकार से अलग अलग राष्ट्र हैं। इन सब कारणों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना को जन्म दिया। आगे चलकर यही लीग जो है भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना की सबसे बड़ी वाहक एक प्रकार से बनी हुई है। इस प्रकार से यह चैप्टर भी समाप्त होता है। आपको इसका PDF जो है तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़ गए हैं उनको मिल जाएंगे। ये है टेलीग्राम चैनल, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कशन ग्रुप में आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और PDF नोट्स का ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र आपको 25 रुपये पेमेंट करने होंगे। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कोर्स टाइटल बताइए, इस कोर्स टाइटल वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और क्लासेस जो भी कराई जाएंगी, क्लासेस के लिंक मिलेंगे, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे। रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे तो नोट्स ले लीजिए या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। यहाँ जो क्लासेस कराई जा रही हैं इसके नोट्स बनाते चलिए और रिवीजन करते चलिए। बाकी चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दिया करिए। चैनल को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अपने घर में भी सबके जो है मोबाइल जितने हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए। चैनल बढ़ेगा, एक प्रकार से आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी जो है हेल्प करिए, चैनल को बढ़ाइए। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।